तक हम ये देख चुके हैं कि जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, टर्की और बल्गेरिया हार चुके हैं, यानी सेंट्रल पावर अब तक हार चुकी हैं। अब हम इस वॉर के रिजल्ट्स के बारे में जानेंगे। वॉर के बाद शांति बनाने के लिए कुछ ट्रीटीज को साइन किया गया था। ट्रीटीज में बात करने के लिए इन हारी हुई पावर्स के देश तैयार हो ही रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि इसमें बातचीत करने में इनको शामिल नहीं किया जाएगा, इनको सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए बुलाया जाएगा। और इसी तरीके से रशिया को भी इसमें शामिल नहीं किया गया। इन ट्रीटीज में लिए गए डिसीजंस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट 4 देशों का पड़ा था। एक तो यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और इटली। सबसे पहले आती है वर्साई की ट्रीटी। इसको फ्रांस में 28 जून 1919 को साइन किया गया था। और ये किस किस के बीच में हुई? जर्मनी और अलाइड पावर्स के बीच में। देखो इसमें मेजर पॉइंट्स या मेजर डिसीजंस क्या थे। इस ट्रीटी में जर्मनी को इस युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया। इनमें से 4 पावर्स अपना पूरा इन्फ्लुएंस बनाए हुई थी। 4 पावर्स कौन सी? यूएसए, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन। इन्होंने इस ट्रीटी से जर्मनी को पूरे तरीके से कमजोर करने की कोशिश की थी। जर्मनी पर $33 बिलियन का कंपेंसेशन लगाया गया। मतलब $33 बिलियन जर्मनी अलाइड पावर्स को देगा, ताकि ये नेशंस अपने सारे नुकसान की भरपाई कर सकें। जर्मनी की राइन वैली को बफर स्टेट बनाया गया। मतलब वो स्टेट जहां आपको हमेशा शांति बना करके रखनी है, और वहां सेना को रखना बैन कर दिया गया। राइन वैली के वेस्ट की टेरिटरी पर 15 साल के लिए अलाइड ग्रुप्स का कब्जा हो गया, यानी 15 साल के लिए वो एरिया अलाइड ट्रूप्स के कब्जे में रहेगा। फ्रांस ने भी इस ट्रीटी के थ्रू अपनी मनमानी की। फ्रांस का एक एरिया एल्सेस लॉरेन, जिसके लिए फ्रांस की आत्मा बहुत टाइम से तरस रही थी, उसको भी उसने जर्मनी से छीन लिया, यानी ये एरिया फ्रांस को दे दिया गया। और स्क्लेस्विंग नाम का एरिया डेनमार्क को दे दिया गया। तो इस तरीके से जर्मनी को कई पार्ट्स में तोड़ा जा रहा था, ताकि जर्मनी फिर से कभी खड़ा ना हो सके। इसके साथ ही जर्मनी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटीज सार और डेंजिंग, इनको भी उनसे छीन लिया गया। उन्हें लीग ऑफ नेशंस के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रखा गया। और सार की कोल माइंस को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी, उनको 15 साल के लिए फ्रांस को दे दिया गया। और बाहर के देशों में जर्मनी की जितनी भी कॉलोनीज थी, उनको ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने आपस में बांट लिया। जर्मनी पर आर्मी रखने के लिए भी काफी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई। इन बड़े देशों ने देखा कि जर्मनी ने अपनी आर्मी को बहुत डेवलप कर लिया है, और इसने बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके यू बोट्स और सबमरीन को बनाया है। तो इन्होंने सोचा कि जर्मनी की इस आर्मी को कुचलना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से आर्मी और नेवी पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई। जर्मनी को उसकी आर्मी में 1 लाख सैनिक और नेवी में 15,000 सैनिक और 24 शिप्स रखने की परमिशन दी गई। तभी ब्रिटेन बीच में आया और बोला, भैया इसकी यू बोट्स यानी सबमरीन ने मेरी बहुत सारी बोट्स को डुबाया है, इनका तो कुछ करो। तो इनका भी इलाज किया गया और जर्मनी की यू बोट्स को बैन कर दिया गया। इसके साथ ही जर्मनी की एयरफोर्स को भी बैन कर दिया गया। अब बताओ, गलती सबकी थी, लेकिन खामियाजा किसने भुगता? जर्मनी ने। जर्मनी को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। जर्मनी के बहुत सारे हिस्सों को तोड़कर अलग अलग कर दिया गया। इस वॉर की वजह से यूरोप की 3 बड़ी रूलिंग डायनेस्टीज खत्म होने की कगार पर आ गई, या फिर हम कहें कि खत्म ही हो गई। जिनमें से एक थी रशिया की रोमनोव, इसके रूलर जार निकोलस II को हटा दिया गया था। जर्मनी की होहेनजोलर्न डायनेस्टी, जिसका रूलर काइजर विलियम II पोलैंड भाग गया था, तो ये भी खत्म हो गई। और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की हैब्सबर्ग डायनेस्टी भी खत्म हो गई। ऑटोमन एम्पायर के साथ सेवर्स की ट्रीटी की गई, और इसके बाद ऑटोमन एम्पायर को कई भागों में तोड़ दिया गया और इसके कुछ इलाकों को इटली को दे दिया। इसके साथ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के साथ में 10 सितंबर 1919 को अलाइज ने सेंट जर्मेन की ट्रीटी की, जिसके बाद ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को तोड़कर ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया जैसे सेपरेट स्टेट्स को बनाया गया, और इसका कुछ भाग पोलैंड को भी दे दिया गया। इस सब उथल पुथल से हमारे सामने कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स और आए, जैसे फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इनको बाल्टिक कंट्रीज भी कहा जाता है। इस युद्ध के बाद सबने सोचा कि इंटरनेशनल स्टेज पर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो ऐसा युद्ध होने ना दे। तो ऐसा युद्ध दोबारा होने से रोकने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का डिसीजन लिया गया, और ये ऑर्गेनाइजेशन यूएसए के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट प्रोग्राम के बेस पर बनाया गया, जिसको हम लीग ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं। अब हम लीग ऑफ नेशंस के कुछ एम्स को देखते हैं। सबसे पहला एम ये था कि कोई भी अब से सीक्रेट ट्रीटीज नहीं करेगा, क्योंकि ये सीक्रेट ट्रीटीज या अलायंसेज ही सारे फसाद की जड़ थी। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी।
दूसरा, कोई देश दूसरे देश पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगा, मतलब कोई दादागिरी नहीं करेगा, और दूसरी कंट्री की इंडिपेंडेंस की रेस्पेक्ट की जाएगी। तीसरा, अगर दो देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है यानी झगड़ा होता है तो वो दोनों देश अपनी पंचायती ना करें, उसको लीग ऑफ नेशंस के सामने लाएं और लीग ऑफ नेशंस उस झगड़े को सुलझाने में उन कंट्रीज की हेल्प करेगा। चौथा ये कि अगर कोई दुनिया की शांति को भंग करेगा तो फिर लीग के मेंबर नेशंस उसको मजा चखाएंगे यानी उसको रोकेंगे। पांचवा ये कि सभी देशों के बीच कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाने की कोशिश की जाएगी। देखो, ये तो वही बात हुई 100 चूहे खाकर बिल्ली ... लेकिन जैसा सोचा गया वैसा हुआ नहीं। ये लीग ऑफ नेशंस तोप बनकर सामने नहीं आया, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी पावर्स ही शामिल नहीं थी, जैसे यूएसए कभी भी इसका पार्ट नहीं बना। और इसके बाद जर्मनी के साथ जो भी ज्यादती की गई थी उसका बदला लेने के लिए हिटलर आया। मतलब इन ट्रीटीज में की गई गतिविधियों ने आगे चलकर एक बड़ी परेशानी को जन्म दे दिया, जिसे हम हिटलर के नाम से भी जानते हैं। और सारी घटनाएं होते होते सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक चली गई। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करना, मैं आंसर करूंगी। आज की वीडियो में इतना ही।